हे गाइस, सो इस वीडियो में हम यूरोप में राष्ट्रवाद जो चैप्टर है हमारा उसकी कंप्लीट सॉल्यूशन को देखेंगे जो क्लास 10 बिहार बोर्ड हिस्ट्री का है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो बहुत ही आसान सा सवाल और इसका आंसर भी बहुत आसान है कि यूरोप। फिर है कि रुको मैं इसका चेंज कर हाँ उसके बाद है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो बुर्बो वंश था। फिर है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो कार्बोनरी से मेजनी का संबंध था। फिर है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। तो ऑस्ट्रिया जो है वो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था। फिर है कि काउंट काबूल का विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो आप देखो प्रधानमंत्री के पद पर उन्होंने क्या करा था, नियुक्त करा था। फिर कि गेरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो गेरीबाल्डी पेशे से नाविक था। उसके बाद जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया था कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। फिर है जाल्वेरिन एक संस्था थी। तो ये व्यापारियों की संस्था थी जाल्वेरिन। फिर है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, यानी किसने स्टार्ट किया था रक्त और लौह की नीति। तो आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। फिर है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो 1871। फिर है कि यूरोप वासियों ने किस लिए किसी देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। ओ सॉरी, यहाँ पे ये जो किस लिए है ना वो नहीं होगा। यूरोप वासियों के किस देश का जो साहित्य और विज्ञान है उसको प्रेरणा स्रोत रहा। तो यूनान का। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी। तो तुर्की के साथ क्या हुई थी, ये संधि हुई थी। उसके बाद हम आगे बढ़ते फर्स्ट क्वेश्चन पे कि राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी खास भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता बनाए रखती है। आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद का मतलब अपने देश से लगाव की भावना होती है। आप देखो राष्ट्रवाद का बहुत अच्छा सा डेफिनेशन है, ये अति लघु है, सो छोटा छोटा है। और दूसरी बात कि आपने चैप्टर वाला अगर वीडियो नहीं देखा तो वो देख लीजिए, क्योंकि चैप्टर मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है। और मुझे लगता है कि जिन्होंने चैप्टर वाला वीडियो देखा होगा ना उसको क्वेश्चन आंसर अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, क्योंकि मैंने इतने अच्छे से समझाया बिल्कुल स्टोरी की तरह। जैसे बचपन में होता है ना, फैमिली में स्टोरी सुनते कि पापा की स्टोरी बताओ, दादी माँ या फिर मम्मा की स्टोरी बताओ, नानी माँ, तो सेम वैसे ही मैंने यहाँ पे इसकी स्टोरी बताई है। तो ये अगर आपने नहीं देखा ना तो एक बार ज़रूर देख लेना। हालांकि क्वेश्चन भी मैंने बहुत आसान शब्दों में लिखने की कोशिश की है। फिर क्वेश्चन देख लो आपकी, मेजनी कौन था। तो मेजनी, यहाँ पे मेजनी लिखा गया, थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक होता है क्योंकि ये एक्चुअली पहले मैं खुद करती थी टाइपिंग, बट फिलहाल मैं नहीं कर रही हूँ। सो ये मेजनी, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा ब्रांचेस बढ़ रहे हैं ऑफलाइन क्लास के, तो मुझे टाइम कम मिल पा रहा है। सो मैं टाइप बस बता देती हूँ और टाइप किसी और से करवाती हूँ, इसी चक्कर में दिक्कत हो रहा है। तो मेजनी कौन सा क्वेश्चन है आपके पास। मेजनी ऐसे होता है, यहाँ पे इकार नहीं लगेगा, बस मेजनी होगा। को इटली के एकीकरण का मसीहा कहते हैं, जो राष्ट्रीयवादियों के दल कार्बोनरी का सदस्य था। ठीक है, इन्होंने 1931 में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की थी। अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि मेजनी एक आदर्शवादी, गणतांत्रिक एवं एक योग्य सेनापति थे। ठीक है, इन्होंने, अब देखो कि वहाँ पे ये सिचुएशन को संभालने के लिए इन्होंने कार्बोनरी की सदस्य बने, सदस्यता ली। उसके बाद इन्होंने यंग इटली की स्थापना की। तो इनका मेन एक ही मकसद था कि वो इटली को क्या कर सके, कि उसका एकीकरण कर सकें। फिर एक ही जर्मनी के एकीकरण में बाधाएं क्या थी। तो आप देखो कि वैसे तो जर्मनी के एकीकरण में बहुत सारी बाधाएं थी जो निम्नलिखित है। जैसे कि जर्मनी छोटे बड़े 300 राज्यों में बटा हुआ था, बहुत बड़ा बात है। अब देखो अगर हम कहें जैसे भारत भी देख लो आप, भले ही विविधता में एकता है हमारा स्लोगन, फिर भी आप देखो कि हमारे यहाँ मात्र 28 राज्य है ना, 28 राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश हो गए 8, बट फिर भी हमारे बीच कितना ज़्यादा अलग अलग भाषा है, अलग अलग लोग, और कितना मुश्किल है सबको एक साथ रखना। अब आप आगे पढ़ोगे 12th वगैरह में, जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी ने, इन्होंने मतलब सॉरी अटल बिहारी वाजपेयी कह रही हूँ, क्या, अरे यार नाम ही नहीं याद आ रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने
इतने मेहनत से क्या किया था कि सभी प्रांत को एक करके भारत की स्थापना की थी। तो ये बहुत मुश्किल है कि वो अलग अलग भागों में बटा हुआ है। उसके बाद है कि इनमें राजनीति, सामाजिक एवं धार्मिक विषमता मौजूद थी। सबसे प्रमुख कारण तो यह है कि यहाँ राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। यहाँ पे भावनाएं नहीं थी। अभी आप देखो भारत में भले ही इतना बड़ा एरिया अलग अलग भागों में बटा है, फिर भी अगर कोई राष्ट्रवाद की बात आती है, कोई भी अगर मान लो कि कोई भारत के बारे में कुछ मतलब अगेंस्ट में बोल दिया कोई विदेश का आदमी, या फिर भारत पे कोई भी चढ़ाई कर दिया, तो हम लोग सब एक साथ आ जाते हैं, है ना। तो ये क्या है, हमारी पावर है, हमारी यूनिटी है। तो हमारे अंदर ये भावना है, राष्ट्रवाद है, बट उनके अंदर ये राष्ट्रवाद ही नहीं थी। अब कोई कुछ करे उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे क्या है कि वो एकीकरण करेंगे नहीं करेंगे। तो ये सबसे बड़ी बाधा थी, ठीक है। उसके बाद देखो मेटरनिख युग क्या है। तो मेटरनिख युग फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन के युद्धों के बाद पश्चिम यूरोप में राजनीतिक तल पर मेटरनिख का उदय हुआ, और इसे ही हम मेटरनिख युग के नाम से जानते हैं। संक्षेप में कहे तो 1815 से लेकर 1848 तक जो मेटरनिख का प्रभाव था, इसे ही मेटरनिख युग कहा जाता है, ठीक है। ये टाइम थोड़ा सा आप याद रखना, 15 से 48, 1815 टू 1848। उसके बाद है कि 1848 पे फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। तो आप देखो कि 1848 पे फ्रांसीसी क्रांति के कारण निम्नलिखित है। पहला है कि मध्यम वर्ग का उदय, यानी मध्यम वर्ग जिसे हम बुद्धिजीवी वर्ग कहते हैं, जिसमें हम लोग आते हैं, उनकी भी जागरूकता आई। आप देखो कि कोई भी आंदोलन या कोई भी ऐसा जब लोग चेंज करना चाहें, तो किसी भी क्रांति में सबसे पहले किनकी भूमिका होती है, तो मध्यम वर्ग की होती है। क्योंकि आप देखो जो अमीर हैं उनको इन चीज़ों से लेना देना ही नहीं होता, क्योंकि उनका तो फायदा हो रहा है। जो श्रमिक वर्ग है उनके पास मतलब हिम्मत ही नहीं होता कि वो इसका विरोध कर पाए। लेकिन जो बुद्धिजीवी, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, ये बुद्धिजीवी भी होते हैं, इनके पास अच्छा खासा मतलब ठीक ठाक पैसा भी होता है, ये समझदार भी होते हैं, ये पढ़े लिखे भी होते हैं। तो इनकी भूमिका जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इंपॉर्टेंट रोल पे वो रहते हैं, लीड रोल में। फिर है समाजवाद का उदय। समाजवाद के उदय के कारण लोगों में नई सोच का उदय हुआ, जिससे इस क्रांति को और बढ़ावा मिली। फिर है लुई फिलिप। जनता ने बहुत बड़े स्तर पर लुई फिलिप का विरोध करना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। उसके बाद है इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी, लिखे। तो आप देखो कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका महत्वपूर्ण थी, क्योंकि जब ऑस्ट्रिया ने इटली पर आक्रमण किया तो इससे मेजनी की हार हो गई थी। और यही वजह थी कि धीरे धीरे इटली में जागरूकता और राष्ट्रीयता की भावना बढ़ने लगी, और जर्मन राज्य में बढ़ते हुए विद्रोह को ऑस्ट्रिया और प्रसा ने मिलकर दबा दिया। तो ये सब रीजन बनता है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका मतलब रही, ठीक है। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा, जैसे हीरो हीरोइन को मिलाना रहता है, ऐसे मान लो मैं देखो स्टोरी टाइप का बताने से क्या होता है ना कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ब्रश कहाँ गया? तो मान लो ये हीरो है, ये हीरोइन है, दोनों में बैलेंस नहीं बन पा रहा है। तो आप देखते हो तभी बीच में यहाँ पे गुंडा आ जाता है, हीरोइन को छेड़ने लगता है। तो क्या होता है, ये दोनों में मतलब फ्रेंडशिप हो जाता है, और ये दोनों साथ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बीच में विलेन आ गया। तो सेम वैसे ही क्या होता है कि इटली जर्मनी में एकीकरण नहीं हो रहा था, तो ये लोग अलग अलग थे, बट क्या हुआ कि बीच में ऑस्ट्रिया आ गया, विलेन टाइप का थोड़ा सा रोल। समझने के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। मुझे किसी का ऐसा थोड़ी मुझे कुछ भी कहना है, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। तो ऐसे में वो बीच में आ गया, और इससे क्या हुआ कि ये दोनों का एकीकरण संभव हो पाया। फिर एक यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुए। तो आप देखो कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने अथवा बढ़ावा देने में नेपोलियन बोनापार्ट की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। नेपोलियन के अभियानों ने कई राज्यों में नवयुग का संदेश पहुंचाया। उसने जर्मनी और इटली के राज्यों को वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की। इससे वहाँ के लोगों के बीच राष्ट्रीय भावना और देशभक्ति जगी, ठीक है। उसके बाद देखो कि 4 नंबर क्वेश्चन है, गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। तो आप देखो यहाँ पे कि जब हम इतना कर देते हैं ना, जब हम यूरोप में राष्ट्रवाद की बात करें और गैरीबाल्डी की चर्चा ना हो, यह तो असंभव है। गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक और मेजनी के विचार के समर्थक भी थे, लेकिन बाद में वे काबुल के प्रभाव में संवैधानिक राजतंत्र के पक्षधर हो गए। पहले ये क्या चाहते थे कि हाँ, मेजनी का क्या था कि मतलब ये सबको ख़त्म करो, प्रजातंत्र मतलब क्या है कि वो सिर्फ विरोध करता था, राजतंत्र नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ कि ये पहले मेजनी के से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। फिर वो क्या किए, काउंट काबूल के नेतृत्व में, और उनको लगा क्या
कि नहीं, इनका भी ठीक है कि संवैधानिक राजतंत्र होना चाहिए। अगर राजतंत्र भी है लेकिन वो अगर संवैधानिक है यानी संविधान के अनुसार चलेगा तो ये भी उतना गलत नहीं है जनता के लिए, तो ये बात है। फिर सेकंड में कि इनका एकमात्र मकसद दक्षिणी इटली के रियासतों का एकीकरण तथा गणतंत्र राष्ट्र की स्थापना करना था। इनका क्या था कि जो मकसद था वो था कि इटली का एकीकरण करना। उसके बाद क्वेश्चन है, उन्होंने लाल कुर्ती नामक एक सेना बनाई थी। गैरीबाल्डी ने नेपल्स को 1860 में पराजित किया, फिर सिसिली पर विजय प्राप्त की और यहाँ गणतंत्र की स्थापना की थी। इन्होंने विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ सत्ता संभाली और सिडिनिया नाम बदल कर इटली कर दिया और स्वयं वहाँ का राजा बन गया। ठीक है, तो ये बात थी। हालांकि यहाँ पर भी आप देखो कि यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, सार्डिनिया होता है। ठीक है, बस यहाँ पे एक रेफ हो गया। तो इसी का ये आप देखो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन में पूछते कि इटली का पुराना नाम क्या है तो आप याद रखना सार्डिनिया है, इसी का नाम बदलकर इटली रख दिया गया था। अगर बोलेगा कि सार्डिनिया का नाम बदलकर इटली किसने रखा तो गैरीबाल्डी ने रखा। तो ऐसे आप देखो कि एक लाइन से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वही है। फिर विलियम फर्स्ट जो थे, प्रथम ने बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। कैसे? तो आप देखो कि जनवरी 1830 में विलियम प्रथम प्रसा का शासक बना। वह साहसी, व्यवहार कुशल और योग्य सैनिक था। सिंहासन पर बैठते ही उसने सैन्य शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी और उससे जर्मन राष्ट्रीय की एकता में सूत्र में बांधने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। अतः विलियम प्रथम ने बिना जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। सही बात है, अगर वो नहीं रहता तो उसको इतना ज़्यादा अधिकार कैसे मिल पाता, नहीं मिल पाता। फिर यहाँ से दीर्घ क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाता है कि इटली के एकीकरण में मेजनी काबूल और गैरीबाल्डी का योगदान को बतावे। तो आप देखो कि इटली के एकीकरण में मेजनी काबूल और गैरीबाल्डी का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो निम्नलिखित है। पहला, मेजनी का है कि मेजनी ने यंग इटली नामक संस्था का गठन किया। उनका विश्वास युवा की शक्ति में था। इनका उद्देश्य इटली का एकीकरण था। मेजनी का इटली के एकीकरण का पैगंबर माना जाता है। ठीक है, उसके बाद गैरीबाल्डी है, तो गैरीबाल्डी को इटली का तलवार कहा जाता है। याद रखना कि जो इटली है उसका तलवार किसे कहा जाता है, तो गैरीबाल्डी को। गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक और मेजनी के विचार के समर्थक थे, लेकिन बाद में वे काबुल के प्रभाव में आकर संवैधानिक, यहाँ के बाद राजतंत्र होगा, संवैधानिक राजतंत्र के क्या हो गए थे, पक्षधर हो गए थे। उन्होंने लाल कुर्ती नामक एक सेना बनाई। गैरीबाल्डी ने नेपल्स को 1860 में पराजित किया, फिर सिसिली पर विजय प्राप्त की और यहाँ गणतंत्र की स्थापना की। देखो, मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, जो दीर्घ क्वेश्चन आंसर है। हमने ऑलरेडी लघु में देखा था कि मेजनी के बारे में चर्चा करना था और गैरीबाल्डी के बारे में चर्चा करना था। सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी, इटली के एकीकरण में मेजनी और गैरीबाल्डी का चर्चा करें। अब आप देख लो कि यहाँ पे अगर हम अलग लाइन याद करने लगे, वहाँ पे अलग लाइन याद करने लगे, ठीक है, तो देखो दिक्कत कहाँ पे होता है। तो एग्जाम में क्या होगा कि आप, ऐसा तो नहीं है कि एक ही चैप्टर से लघु में वो पूछते हो दीर्घ में ये पूछते, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो कोई भी एक क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत अच्छे से एक ही याद करोगे। अगर आप दीर्घ को याद कर लो तो लघु आपका इसी में से निकल जाएगा। अगर लघु को याद कर लोगे तो दोनों क्वेश्चन को जोड़ के आपका दीर्घ बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा ना टेक्निक होता है एग्जाम में, आप किस तरीके से लिख के आते हो। दूसरी बात क्या है कि आप ना चीज़ों को थोड़ा वर्ड को पहचानना और ये सब समझो, ठीक है, फिर आप खुद से लिख पाओगे यहाँ पे। उसके बाद आप देखो कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, अब आप क्या करोगे कि गेस पे देखोगे, गूगल पे देखोगे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर बिहार बोर्ड क्लास 10th, तो वो सब करोगे ना तो यही सब करते रह जाओगे। आप क्या करो कि जो क्वेश्चन आंसर मैंने करा है इसी के बीच से आप देखो कितना क्वेश्चन निकल रहा है। बहुत सारे, यज्ञ इटली की स्थापना किसने की थी, उसके बाद मेजनी का विश्वास किसमें था, तो युवा शक्ति में था। उसके बाद की एकीकरण, जो इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे माना जाता है, मसीहा किसे माना जाता है, तो मेजनी को। फिर गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे,
उनको इटली का या फिर पूछ देगा कि इटली का तलवार किसे कहा जाता था। तो आप देखो कि एक क्वेश्चन से मिनिमम आप 5 से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल सकते हो, और ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो वाकई में क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बोल रही हूँ। तो ये आप थोड़ा सा ये सब ध्यान रखोगे एग्जाम के लिए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपको एकदम ये डिटो यही याद रहने वाला है, आप ज़्यादा याद कर लो, वहाँ पे ज़्यादा वैसे भी आपको भूलना है और अपने ही मन से लिखना है। एक्यूरेट अगर कोई बच्चा कहेगा कि नहीं मैं फेयर कॉपी में याद करके जाता हूँ और वहाँ जाकर लिख देता हूँ पूरा, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। सो याद करने से ज़्यादा समझने पे आप लोग ध्यान दोगे, ठीक है। फिर है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका क्या थी। तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी, जो निम्नलिखित है। पहला है कि 1830 में विलियम प्रथम जब शासक बना तो बिस्मार्क को चांसलर चुना। अगर आपको इसमें से कोई भी एक वर्ड नहीं समझ में आ रहा, मान लो आप बोलोगे कि चांसलर मतलब क्या होता है, ठीक है, पूछ सकते हो, क्योंकि आपको नहीं पता। चांसलर जैसे अभी प्रधानमंत्री एक पोस्ट है, अगर हम पूछे प्रधानमंत्री कौन, तो नरेंद्र मोदी। 5 साल के बाद कोई और होगा, 20 साल पहले कोई और था। तो नाम चेंज हो रहा, बट पोस्ट का नाम है प्रधानमंत्री। उसी तरीके से वहाँ की जो पोस्ट था उसका नाम था चांसलर, ठीक है, और वो कोई भी हो सकता था। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा, मैं वही बार बार रिपीट कर रही हूँ कि वर्ड को पहचानो। और मुझे आप लोग को लगता होगा कि शायद मैं रिप्लाई नहीं करूँगी, वीडियो में कोई भी बोल देता है, बट नहीं, आपको एक भी वर्ड, अगर आप कोई भी बच्चा अगर कोई भी एक भी वर्ड बताएगा कि ये नहीं समझ में आता, तो मैं उसको पर्सनली एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करूँगी कि इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा तो इसका आंसर ये है, मेंशन करके। तो ये आप कोई भी वर्ड आप मेरे से पूछ सकते हो, जो भी मैंने इसमें लिखा है, ठीक है। चीज़ों को समझो, ठीक है। नहीं तो आप मेरा जो आईडी लास्ट में दिखाते हैं इंस्टा आईडी, आप वहाँ पे कमेंट करोगे, मैं आपको पर्सनली कॉल करके समझा दूंगी। तो कोई भी दिक्कत, बस आप पढ़ो, मुझे और कोई से मतलब नहीं है, ठीक है। देखो कि यहाँ पे हम लिख लेते, बात करते हैं अब कि बिस्मार्क प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण चाहता था, लेकिन ऑस्ट्रिया इसका विरोध कर रहा था। इसलिए बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति अपनाई और अपने सैन्य शक्ति को संस्कृत नहीं सुदृढ़ कर लिया। ठीक है, सुदृढ़ कर लिया। शायद ये दृढ़ लिखने में गलती था, थोड़ा सा मेरा हिंदी वैसे भी लिखने में एक्चुअली दिक्कत हो जाता है। तो सुदृढ़ आप लिखना, दृढ़ तो आता ही है लिखने आपको, ऐसे होता है ना, द्री और ढ से ढोलक, हाँ, सुदृढ़ कर लिया, ऐसे ही होता है, ठीक है, सुदृढ़। अंततः बिस्मार्क ने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ युद्ध करके जर्मनी के एकीकरण में सफलता प्राप्त की। ये क्लियर हो गया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, क्या है राष्ट्रवाद के उदय के कारण का। देखो सेम क्वेश्चन है, या तो ऐसे पूछेगा नहीं तो वैसे पूछेगा, क्या पूछेगा इस चैप्टर से। और दूसरी बात, आप लोग ना बहुत सोचते हो कि बहुत डीप पढ़ाई करना है, एक एक लाइन याद कर लेना है, हार्ड वर्ड ढूंढना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप देखो बहुत बेसिक सा, आप जैसे हिस्ट्री, अगर आप हिस्ट्री में देखोगे तो मुझे लगता है फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन से मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं ना, 3 ही चैप्टर से आते हैं कोई भी सब्जेक्ट में। उसमें भी सबसे जैसे आपको लगे क्या क्या आप याद करोगे कि ये जो संगठन था वो क्या था, लाल सेना गठन में कौन कौन था, तो आप लोग हार्ड क्वेश्चन याद करने लगते हो। बट बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछेगा, राष्ट्रवाद क्या है, मेजनी, गेरिबाल्डी और बिस्मार्क, ये तीनों में से किसी एक के बारे में पूछ देगा। मतलब बहुत बेसिक सा जो क्वेश्चन आता है ना, सो पूछेगा। तो उतना डीप में नहीं पढ़ना है, बस उसको ऊपर ऊपर से पढ़ो, ठीक है। उसी से मैक्सिमम जो 80 से 90% आपका ऊपर से याद आएगा, डीप में उतना पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर राष्ट्रवाद के उदय के कारण पर प्रभाव की चर्चा करें। तो राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व के राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। राष्ट्रीयता एक ऐसी भावना है जो किसी खास भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश में रहने वाले लोगों के एकता को बनाए रखती है। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का कारण निम्नलिखित है। पहला कि यूरोप में पुनर्जागरण के कारण लोगों में एक नई मानसिकता उभरी, जिनका गहरा प्रभाव वहाँ की कला, साहित्य और विज्ञान पर पड़ा था। उसके बाद दूसरा है फ्रांस की क्रांति। तो इसमें आंदोलन, तो अखबार, सड़क पर प्रदर्शन के साथ साथ मध्यम वर्ग के उदय को भी बढ़ावा दिया। जो फ्रांस की क्रांति थी तो लोग इसको अखबार में सड़क प्रदर्शन करके तो बता ही रहे थे, साथ में जो मध्यम वर्ग का उदय हुआ, बुद्धिजीवी वर्ग का, तो ये काफ़ी उसको प्रोत्साहन मिला। फिर नेपोलियन का आक्रमण। आप देखो कि नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मनी और इटली को भौगोलिक नाम की परिधि से निकालकर उसको वास्तविक और राजनैतिक रूपरेखा प्रदान की। इससे एकीकरण के मार्ग प्रशस्त हुआ। अतः हमें पता चलता है कि किसी
किस तरह से यूरोप में पुनर्जागरण, फ्रांस की क्रांति, नेपोलियन का आक्रमण का गहरा प्रभाव यूरोप के राष्ट्रवाद पर पड़ा, जिससे वहाँ के लोगों में नई भावना जगी और एकीकरण की सोच को शक्ति प्राप्त हुई। देखो ये जो वर्ड है आपको कहीं भी डिक्शनरी में या फिर क्या आप लोग खरीदते हो ना पासपोर्ट वगैरह गाइड, वो सब में ऐसा क्वेश्चन आप पढ़ के देख लो, क्वेश्चन बहुत टफ लैंग्वेज में। बात वही है, क्योंकि बात हम कैसे बदल देंगे, आखिर वही हुआ था फ्रांस की क्रांति में, नेपोलियन का आक्रमण वही हुआ था, तो बात सेम है। बट आप लिखने का अगर ये देखो लग रहा है कि नॉर्मल जैसे हम बता रहे हैं उस तरीके से, जैसा लैंग्वेज है हमारा, तो उस तरीके से अगर आप लिखोगे तो एग्जामिनर को लगता है कि हाँ चीटिंग करके नहीं, अपने मन से लिखा है बच्चा। सो ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखो। जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दे। चार्ल्स जो दसम थे, एक्स मतलब क्या होता है, रोमन में 10 होता है, तो वही है, एक निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था जिसमें फ्रांस की उभर रही राष्ट्रीयता और जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया। उनका प्रधानमंत्री भी घोर प्रतिक्रियावादी, प्रतिक्रियावादी मतलब समझते, तुरंत रिएक्शन जो देता है, एक झापड़ मारो उधर से एक झापड़ सट से मार दिया, उसको क्या कहते हैं, प्रतिक्रियावादी। कहते नहीं घर में, अरे ये बच्चा ना बहुत जवाब, उसको क्या कहते हैं ना, मम्मी लोग नहीं कहती, जवाब देता है, जवाब देता है। कोई कोई बच्चा होता है मम्मी मारेगी, क्यों मारी, ऐसे तुरंत मम्मी मार दी एक झापड़, क्यों मारी तुम मुझे, फिर मम्मी एक झापड़, तुम मुझे नहीं मार सकती, तुरंत तुरंत जवाब देता है। तो उसी तरीके से यहाँ का जो प्रधानमंत्री था वो भी वैसे ही था, मतलब तुरंत रिएक्ट करता था। उसमें शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना करके उसे विशेष अधिकार प्रदान किया। वो क्या किया, जो अभिजात वर्ग था उसको विशेष, मतलब देखो ये पहला तो खुद राजा था, ऑफकोर्स अमीर था, उसके बाद ये चाहता था कि जितने भी लोग अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं वो सब बड़े लोग ही रहे, मतलब कोई नीचे जाति का, नीचे तबके का गरीब इंसान को ये जगह ही नहीं देता था। सबसे बड़ा दिक्कत इसका यही था, बहुत निरंकुश, मतलब बेकार, किसी होता नहीं, कहते नहीं कि उस पर मतलब बिल्कुल लगाम है ही नहीं किसी का, किसी के अंडर में नहीं है, किसी का बात नहीं मानता है, बिल्कुल नालायक, उसी टाइप का ये था चार्ल्स। तो आप देखो कि पहला तो ये नालायक, दूसरा इसका प्रधानमंत्री नालायक, और तीसरा आप देख लो कि ये देखो यहाँ पे क्या है कि इससे आम जनता, इनका गहरा असंतोष बढ़ा और इसे षड्यंत्र समझा। अब आम जनता यही सब कारण से क्या हो गई कि समझ गई कि नहीं ये लोग तो षड्यंत्र कर रहा है मिलके, और अपने राज्य मतलब पूरे राज्य को अपने अंडर में रखना चाहता है, और इससे बेकार स्थिति किसका होगा, जनता को, क्योंकि उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, राजा को ना उसके प्रधानमंत्री को, और ना उसके जो रिश्तेदार हो गया उसके मतलब सगी संबंधी, उसको तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि सब अमीर है। बट उसके अलावा जो आम जनता होती है वही क्या करेगी, इसमें उनका ही घाटा होगा। तो वो लोग समझ गए इस चीज़ को, और 25 जुलाई 1830 में 4 अध्यादेश का विरोध पेरिस में शुरू हो गया। परिणाम स्वरूप 28 जुलाई 1830 को फ्रांस में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। गृह युद्ध मतलब ये नहीं कि घर में युद्ध, घर मतलब कि देश, हम देश की बात करें तो मतलब देश में आपस में, जैसे अब भारत में मान लो ठीक है कि बिहार और झारखंड में लड़ाई होने लगे, या फिर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लड़ाई होने लगे, तो वो क्या है कि भारत के अंदर में ही लड़ाई हो रहा है, तो इसको हम लोग गृह युद्ध कहेंगे। और वहीं अगर मान लो उत्तर प्रदेश की लड़ाई हो जाए पाकिस्तान के साथ, या फिर बिहार की लड़ाई हो जाए चाइना के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, ये युद्ध कहलाता है। बट देश के अंदर में रहे तो वो विश्व गृह युद्ध कहलाता है। तो यही आया। अब आप देखो जो होता है ना एक्स्ट्रा, मतलब लेजेंड जिनको कहते हैं ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो याद करेंगे। क्या पता है कि 4 अध्यादेश क्या था, 4 अध्यादेश को किसने लागू किया, इसमें किन चीज़ों का वर्णन है, और उसको रट रट के अपना दिमाग खराब करेंगे, जबकि ये क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। इतना डीप में वो भी जानता है कि बच्चा नॉर्मल 10th के बच्चा के पास उतना दिमाग नहीं होता है। आप लोग भी अभी 10th में हो ना, जैसे ही 11th में जाओगे उसको अरे यार इतना ईजी था, एक साल अगर और 10th का एग्जाम देना तो इस बार तो हम बिहार टॉपर वो बन जाएंगे। तो ये तो बहुत ईजी है, बस हम लोग को कहते हैं ना एक थोड़ा सा बना के रख दिया गया कि हाँ बहुत बड़ा चीज़ है ये वो। सो तो यहाँ पे देखो कि इसे ही 1830 की क्रांति कहते हैं, अथवा जुलाई की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर पूछे एग्जाम में जुलाई क्रांति क्या है तो यही बात लिखेंगे, 1830 की क्रांति क्या है तो यही बात लिखेंगे, कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार अंततः फ्रांस में बूर्बो राजवंश का पतन तथा पुनः एक बार फिर से संवैधानिक गणतंत्र की स्थापना करके लुई फिलिप को सत्ता प्राप्त हुई। तो आप देखो कि समझ में आ गया आपको स्टोरी। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का
कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दें। तो यूनान का अपना गौरवमय अतीत रहा है। यूनानी सभ्यता के साहित्य, प्रगति, विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा, विज्ञान आदि क्षेत्र में उपलब्धियां यूनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत थे। एक मिनट यूरोपियों होगा, ठीक है। अब मेरा हिंदी ठीक हो रहा है ना, यूरोपियो सही सही लिखा है। तो यहाँ पे क्या है कि यूरोपियो ऐसे सही है, उतना भी गलत नहीं है। मतलब होता है अगर 20 वर्ड लिखूंगी, नहीं 20 नहीं, अगर 30-35 लिखूंगी तब उसमें से एक आध गलत हो जाता है। तो यहाँ पे क्या था, ये यूरोपीय होगा, ठीक है। इसके बावजूद यूनान तुर्की साम्राज्य के अधीन था। मतलब ये बहुत फेमस था, लोग इसको बहुत पसंद करते थे, बट ये अंडर में किसके था, तो ये तुर्की सेना के अंडर में था। जैसे क्या, बाहुबली मूवी देखा है, देखो बाहुबली लास्ट में जब उसका राज्य छीन लिया जाता है तो बाहुबली क्या है, पूरी जनता का फेवरेट रहता है, बट फिर भी वो भल्लाल देव के अंदर में वो सेनापति बन जाता है। तो वही बात है यहाँ पे भी कि यूनान सबका फेवरेट तो है, सब उसको पसंद करते हैं, वहाँ की चीज़ों को, उसके विचार को, सब कुछ पसंद कर रहे हैं, बट क्या है कि वो किसके अंडर में है, तो वो भल्लाल देव यानी वो तुर्की के अंदर में है। यूनान सारे यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा एवं सम्मान के स्रोत थे, जिसके स्वतंत्रता के लिए सभी तत्पर थे। सब चाहते थे कि, वहाँ पे भी देखा था, सब चाहते थे कि क्या है, बाहुबली वहाँ का राजा बने। उसी तरीके से इंग्लैंड के महान कवि लॉर्ड बायरन यूनान के स्वतंत्रता के बीच शहीद हो गए, जिससे वहाँ की जनता में सहानुभूति की लहर दौड़ पड़ी। देखो क्या हुआ इसी बीच, जैसे देखो कि कैसे बताऊं, मान लो कोई युद्ध हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, और कोई फेमस एक्टर या फिर फेमस सिंगर, जैसे अभी आप देखो वो मूसेवाला जो थे, क्या नाम था, सिद्धू मूसेवाला है ना, उनका आप देखो किस तरीके से हत्या किया गया। तो ऐसे में क्या है कि जनता, पहले जब बहुत सारे लोग थे जो शायद उनके गाना तो जानते थे बट उनको नहीं जानते थे, बहुत सारे लोग थे ऐसे जो उनके बारे में नहीं जानते थे बट उनके सॉन्ग को सुनते थे, फेवरेट भी था कितनों का। बट उसके बाद क्या है कि लोग उनको जान गए, जब उनकी हत्या हुई तब लोग उनको और जानने लगे। तो वही बात हुआ कि उसके बाद क्या है कि अगर कोई, अभी मान लो विदेश में कोई युद्ध वगैरह होते रहता, वहाँ के वो रहते और उसके बाद उनको इस तरीके से मार दिया जाता, तो उनका फैन फॉलोइंग, जो अभी लोग स्टेटस लगा रहे, ये करे वो करे, वो बहुत बड़ी लेवल पे विरोध करने लगते कि नहीं करने लगते। वही सेम चीज़ वहाँ पे हुआ था कि महान कवि थे लॉर्ड बायरन, उनका फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा था और इसी बीच वो मर गए, मतलब शहीद हो गए। तो अब क्या है कि लोगों में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ गई और 1821 में आंदोलन अलेक्जेंडर चिप्सलैंटी ने नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया और इसी बीच क्या शुरू हो गया वहाँ पे विरोध। परंतु वह मेटरनिक के दबाव में खुलकर सामने नहीं आ पा रहा था। मेटरनिक चाहता था कि नहीं हो, लेकिन फिर भी हुआ। जैसे ही अब जार निकोलस आया तो खुलकर यूनानियों का समर्थन किया और अप्रैल नहीं मतलब 1826 में ग्रेट ब्रिटेन और रूस ने एक समझौता हुआ कि वे तुर्की यूनान विवाद की मध्यस्थता करें। मतलब आप देखो कि तुर्की यूनान जो विवाद था उसकी मध्यस्थता किसने की थी, तो ग्रेट ब्रिटेन और रूस ने की थी। कब की थी, तो 1826 में की थी। उसके बाद 27 में लंदन में एक सम्मेलन हुआ जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस ने मिलकर तुर्की के खिलाफ तथा यूनान के समर्थक में संयुक्त कार्यवाही करने का निर्णय ले लिया। और क्योंकि इस टाइम के ये लोग क्या थे, मतलब बहुत बड़े बड़े देश से अमेरिका का वर्चस्व, अभी कैसे, अब देखो अमेरिका का वर्चस्व हम जो देखते पहले उतना नहीं था। अभी देखो ये इंग्लैंड, फ्रांस, ब्रिटेन, रसिया, जर्मनी, इटली, ये सब के बारे में ज़्यादा पढ़ा जाता है। अमेरिका आप देखो क्यों, क्योंकि अमेरिका 1748 से लेके 1914 ये किसमें कहते थे ये तटस्थता की नीति अपनाता था। मतलब क्या, ये किसी से मतलब नहीं रखता था, ये बस अपने काम से मतलब रखता था। कब तक, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले तक। और ये हम 1829 की बात करें तो इस बीच में अमेरिका का कुछ नहीं हमें पढ़ना रहता है। युद्ध में तुर्की की सेना पराजित हुई और अंततः 1829 में एड्रियानोपुल की संधि हुई, जिससे तहत तुर्की का नाम मात्र की प्रभुता में यूनान को स्वतंत्रता देने की बात हुई। इंग्लैंड और फ्रांस भी यूनान एवं रूस के प्रभाव में अपेक्षा इसे स्वतंत्र देश बनना बेहतर मानते थे। फलतः 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र और बवेरिया के शासक ऑटो को यूनान का राजा घोषित कर दिया गया। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट
डाउट, कोई भी क्वेश्चन, कुछ भी अगर पूछना है तो आप या तो कमेंट कर लो, मैं उसका भी जवाब देती हूँ, नहीं तो आपको लग रहा है कि नहीं पर्सनली मैसेज करना चाहिए तो इंस्टाग्राम पे जाके आप सर्च करो राग वर्मा या फिर राग इंस्टा क्लासेस, जो कुछ भी आप देखो अभी आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है, इसमें से कहीं पे भी आप डालोगे ना, मैं उसका जवाब जरूर दूंगी। मतलब 4-5 घंटे भी बहुत हो गए, मैं मतलब 1 घंटे के अंदर मैं आपका आंसर दे दूंगी। तो ये क्वेश्चन आप पूछा करो। देखो जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपको क्या होंगे, कन्फ्यूजन आएगा, और जितना ज़्यादा आप कन्फ्यूजन सॉल्व करोगे ना, मतलब कि आप उतना ज़्यादा चीज़ों को ख़त्म करते जा रहे हो। आपका रिजल्ट मतलब आप डेली आप सोचिए कि अपने रिजल्ट में 2-2 नंबर बढ़ाते जा रहे हो। अगर आपको 400 आना है, अगर आप एक क्वेश्चन पूछोगे मतलब अब आपको 405 आएंगे, फिर एक क्वेश्चन पूछोगे मतलब 410 आएंगे। तो वही बात है। सो जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करोगे उतना ज़्यादा आपका डाउट क्लियर होगा। सो क्वेश्चन जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।